नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दो नेताओं की बात करेंगे। एक ही प्रदेश के दोनों नेता हैं, दोनों बागी हैं और एक जो है सीढ़ी चढ़कर आया, आगे आगे पहुंचा और दूसरा लिफ्ट से आया। दोनों नेताओं के नाम आप शायद समझ गए होंगे। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं इस समय प्रदेश के, और अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं उसी सरकार में। इन दोनों की बात कर रहा हूँ। एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की। ठाकरे परिवार से 57 साल बाद पार्टी छीन ली। पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम, सब कुछ ले लिया। 56 में से 40 विधायक लेकर गए और 18 में से 12 सांसद लेकर गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस अभियान में मदद की। पहले वो अपने विधायकों को लेकर सूरत गए, फिर असम गए। दोनों जगह पर भाजपा की सरकारें हैं, दोनों जगह उनको संरक्षण प्राप्त था। और जब लौटने की बात हुई, महीने भर से ज़्यादा समय बाहर रहे, लौटने पर उनको भारी सुरक्षा बंदोबस्त में होटलों में रहना पड़ा, अपने घर नहीं जा सके। शिवसेना ने जिस तरह की धमकी दी थी कि गए हैं अपने पैरों पर चलकर, आएंगे कॉफिन में, इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। उनके घर वालों को धमकी दी जा रही थी। ऐसे माहौल में एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों को एक साथ रख पाए, एक भी उनमें से नहीं टूटा। जो लोग गए उनके साथ, आज तक वो सब उनके साथ हैं। बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। आपको मालूम है कि एकनाथ शिंदे मराठा हैं। हालांकि ठाणे में उनका कार्यक्षेत्र ठाणे है, लेकिन वो मराठा हैं। और बीजेपी की कमज़ोरी महाराष्ट्र में है कि उसको मराठवाड़ा में और मराठा जो समाज है उसमें उसका जनाधार नहीं है, या जो भी है बहुत कम है। तो और बीजेपी को हमेशा एक ऐसे नेता की तलाश रही जो मराठाओं में उसका जनाधार बढ़ा सके, उसकी लोकप्रियता, उसकी पहुंच, उसकी पैठ बना सके। इसलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल तक 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री रहे, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। पहले तैयार नहीं थे देवेंद्र फडणवीस, फिर पार्टी के आग्रह पर तैयार हो गए और ये सरकार जो है 1 साल से कायदे से चल रही थी, बड़ी स्मूथली चल रही थी। कोई दिक्कत नहीं थी दोनों पार्टियों के बीच में। हालांकि दो मुश्किलें ज़रूर सामने थी। एक, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। शिंदे के साथ जो लोग हैं वो लगातार जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ उम्मीद कर रहे थे कि एक्सपेंशन होगा और हमको मौका मिलेगा। दूसरी समस्या जो आ रही है वो है तालमेल को लेकर। बीच में एक सर्वे के हवाले से एक पोस्टर छपा कि अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हो जाएं तो स्थिति क्या होगी। तो उसमें कहा गया कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता देवेंद्र फडणवीस से बहुत आगे है, ज़्यादा है। अब ये बात जाहिर है कि देवेंद्र फडणवीस को भी बुरी लगनी थी और भारतीय जनता पार्टी को तो लगनी ही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन कार्यक्रमों में साझा रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को रहना था, देवेंद्र फडणवीस ने अगले दिन जाने से मना कर दिया। तो फिर दूसरा पोस्टर आया और पहले पोस्टर में सिर्फ एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो थी। दूसरे पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस की भी फ़ोटो आ गई और ये दावा किया गया कि दोनों पार्टियां मिलजुल कर बड़े सामंजस्य के साथ सरकार चला रही हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति को, ख़ास तौर से शासन व्यवस्था को देखते हैं, उनको ये साफ नज़र आ रहा था कि सरकार चला कौन रहा है। एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन देवेंद्र फडणवीस 5 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो, तंत्र पर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो सरकार चलाते हुए देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होते हुए भी दिखाई दे रहे थे। ये शिवसेना के विधायकों को और शायद एकनाथ शिंदे को भी, हालांकि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उनको ज़रूर बुरा लगा होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की। वहाँ से कहा गया कि आप पूरे परिवार के साथ आइए। पूरे परिवार के साथ गए, प्रधानमंत्री मिले, भोजन कराया, काफ़ी देर तक बातें हुई। लेकिन जब वो लौट कर आए, महाराष्ट्र सदन आए, वहाँ विधायक जो इंतज़ार कर रहे थे उनसे बातचीत हुई तो उनका कोई पॉलिटिकल बात तो हो ही नहीं पाई। प्रधानमंत्री जो है निजी बातें ही करते रहे।
तो एकनाथ शिंदे के कैंप में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इस बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया अजीत पवार की एंट्री ने। अजीत पवार के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको अपने विधायकों को कभी होटल में नहीं रखना पड़ा, अपने विधायकों को कहीं बाहर नहीं ले जाना पड़ा। उन्होंने जिस दिन उनको शपथ लेनी थी उस दिन अलग अलग हिस्सों से, जहाँ भी थे, अपने घर में थे विधायक या अपने चुनाव क्षेत्र में थे, वहाँ से आए और शपथ विधि में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार। अब अजीत पवार को समझिए, अजीत पवार पावर हंग्री तो कहना पता नहीं सही होगा कि नहीं, लेकिन पावर को एक्यूमुलेट करने में उनका कोई जवाब नहीं है। जहाँ भी रहते हैं वो प्रभावी रहते हैं और एक तरह से दबंगई से सरकार चलाते हैं या संगठन चलाते हैं। जब वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में डिप्टी सीएम थे, उद्धव ठाकरे सीएम थे, तब भी सरकार पर उनकी छाप ज़्यादा गहरी थी। सरकार के ज़्यादातर फैसले वो करते थे या उनके दबाव में होते थे या उनके सुझाव पर होते थे। कहने को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो सरकार एक तरह से अजीत पवार चला रहे थे। अब शिवसेना और एकनाथ शिंदे को ज़रूर ये परेशानी है कि अब अजीत पवार यहाँ आ गए हैं और उनकी परेशानी इस बात से और ज़्यादा है कि दरअसल अजीत पवार के कारण ही उनमें असंतोष पैदा हुआ। अजीत पवार के कारण ही वो शिवसेना से निकले, बगावत की और पार्टी पर अल्टीमेटली कब्जा कर लिया। तो उस सब के पीछे, उस सब के केंद्र में अजीत पवार थे। आज वही अजीत पवार फिर से सरकार में आ गए, तो एक उसका नतीजा ये हुआ कि अजीत पवार सहित 9 लोगों ने शपथ ले ली, तो मंत्रिमंडल में जो जगहें बची हुई थी वो और कम हो गई। तो शिवसेना के जो लोग मंत्री बनने की आकांक्षा रखे हुए थे, उम्मीद पाले हुए थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि अब एक्सपेंशन होगा तो जाहिर है कि जितनी सीटें शिवसेना की बढ़ेंगी उतनी बीजेपी की भी बढ़ेंगी। हालांकि बीजेपी से अभी तक ऐसी कोई असंतोष की खबर नहीं आई है। सबसे ज़्यादा असंतोष बीजेपी के लोगों को होना चाहिए। 105 सदस्य जीत कर उसके आए थे और मंत्री उतने ही हैं जितने शिवसेना के या जितने अजीत पवार के फैक्शन के, एनसीपी के, और उनको मुख्यमंत्री का भी पद नहीं मिला। 40-40 विधायकों वाली पार्टी के नेता उतने ही मंत्री पद हासिल करने में सफल रहे और डिप्टी सीएम का पद भी ले गए। अजीत पवार के पास फाइनेंस है, जो फाइनेंस जो है सबसे बड़ा कंटेंशन का मुद्दा बना था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में, कि अजीत पवार जो है शिवसेना के विधायकों के चुनाव क्षेत्र के लिए फंड जारी नहीं करते थे, अपनी पार्टी के विधायकों को दिल खोलकर पैसा जो है देते थे। अब कैसे तालमेल होगा? और दूसरा सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको मालूम है कि अजीत पवार मराठा है और मराठवाड़ा और विदर्भ में उनका काफ़ी असर है। संगठन के आदमी हैं, हवाई नेता नहीं हैं। पैन महाराष्ट्र उनकी छवि है। एकनाथ शिंदे की यही कमज़ोरी है कि उनका पूरे प्रदेश में प्रभाव नहीं है, जनाधार नहीं है। अजीत पवार का है। इस समय बीजेपी की नज़र, जैसे अर्जुन की नज़र चिड़िया की आंख पर थी, वैसे ही बीजेपी की नज़र इस समय लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सांसद भेजने वाला राज्य महाराष्ट्र है। वहाँ वो अपनी संख्या जो पिछली बार आई थी 41+1 42 सीटें, एक इंडिपेंडेंट उसके समर्थन से जीता था, उससे कम नहीं होने देना चाहती। उसको लगता है कि सीटें बढ़ जाएं तो ज़्यादा, इसलिए मिशन 45 का नारा दिया गया है। मिशन 45 के लिए उसको एक मराठा नेता की ज़रूरत थी जो मराठवाड़ा के अलावा मराठा समाज में अपनी पैठ रखता हो। अब सवाल ये है कि शरद पवार से अलग होने के बाद अजीत पवार के साथ मराठा समाज के कितने लोग जाएंगे, ये अभी अनटेस्टेड है। तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों बंद मुट्ठी हैं और बीजेपी ने एक जोखिम लिया है। बहुत से लोगों का कहना है, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि बीजेपी को अकेले चलना चाहिए था। अकेले चलने में तो सरकार नहीं बनती, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ही बनी रहती तो और ज़्यादा मुश्किल होती। लेकिन एक बार शिंदे के आने के बाद जो है अजीत पवार को लाने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि अजीत पवार और उनके जो साथी हैं खुलेआम ये घोषणा कर रहे हैं कि उनकी मंशा या उनकी आकांक्षा एक दिन मुख्यमंत्री बनने की है। तो ये सब बातें भाजपा में भी कुछ लोगों को और शिंदे कैंप में लगभग सभी लोगों को असहज करती हैं।
और अजीत पवार दबकर रहने वाले, चुप रहने वाले नेता नहीं हैं। वो खुलकर बोलते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन वहाँ देवेंद्र फडणवीस मौजूद है जो एक तरह से काउंटर वेट है। वो इस संतुलन को बनाए रखने में, इससे एक बात तो साबित होती है कि पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया था उनको डिप्टी सीएम बनाने का, यानी उनको सरकार में रखने का, सरकार से बाहर रहकर देवेंद्र फडणवीस उस तरह का प्रभाव नहीं पैदा कर सकते थे, सरकार के कामकाज को उस तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे जैसा वो डिप्टी सीएम के रूप में कर पा रहे हैं। इन तीनों में वही मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं उनको हुई, और उनके गवर्नेंस का रिकॉर्ड ही था जिसकी वजह से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन फिर से उसको जनादेश मिला। तो ऐसे में अजीत पवार का कार्ड बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? क्या बीजेपी को मराठा वोट में पैठ मिल पाएगी? अभी इस एनसीपी का मामला, जैसे शिंदे का मामला जो है बिल्कुल स्पष्ट था, उनके साथ 40 विधायक हैं, 40 विधायक उन्होंने दिखाए, इलेक्शन कमीशन में भी एफिडेविट दिया, और उसके अलावा भी जहां भी ज़रूरत पड़ी उनके 40 विधायक उनके साथ रहे। अजीत पवार अभी तक अपनी संख्या स्पष्ट रूप से दिखा नहीं पाए हैं। वो दावा करते हैं कि उनके पास 37-40 विधायक हैं, लेकिन कभी 37-40 विधायकों के नाम की सूची जारी नहीं हुई। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा शरद पवार और अजीत पवार को, शरद पवार ने उसका जवाब जो इलेक्शन कमीशन को दिया है वो एक तरह का संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा एनसीपी में कोई बगावत नहीं हुई, एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है, एनसीपी एक थी और एक है। इसका मतलब क्या है? क्या शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हैं? इस बारे में शरद पवार मुंह नहीं खोल रहे हैं, अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जो अजीत पवार का कैंप है वो लगातार इस कोशिश में है कि शरद पवार उनकी बात मान जाएं और साथ आ जाएं। शरद पवार के सामने अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य का सवाल है। उनको मालूम है कि अगर अलग रहे, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ रहे, तो उनकी बेटी का बारामती में जीतना कठिन हो सकता है। अजीत पवार अगर उस कैंप में बने हुए हैं तो अजीत पवार का बारामती में जितना असर है सुप्रिया सुले का नहीं है। संगठन चलता है अजीत पवार के इशारे पर। तो अजीत पवार अगर चाहेंगे तो सुप्रिया सुले को बारामती से लोकसभा चुनाव हरवा भी सकते हैं, और यही बात शरद पवार नहीं चाहेंगे। तो क्या वो अलग होंगे? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जो महाराष्ट्र की राजनीति के सामने उपस्थित है, जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री के तिलक ट्रस्ट के सम्मान समारोह में शरद पवार अघाड़ी के नेताओं द्वारा मना करने के बावजूद गए, उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन ये सब प्रतीकात्मक है। वास्तव में राजनीतिक रूप से शरद पवार जो नया गठबंधन विपक्षी बना है INDIA, उसके साथ रहेंगे या NDA के साथ आएंगे? ये इस सवाल का जवाब अभी पवार कैंप की ओर से नहीं आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है अगली विपक्षी गठबंधन की, उससे पहले शायद इसका जवाब मिल जाए। शरद पवार ने अजीत पवार के गुट के खिलाफ स्पीकर को लिखने के अलावा जिन 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है अजीत पवार सहित, उनको डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस देने के अलावा और कोई एक्शन नहीं लिया है। और उस एक्शन पर भी आगे उन्होंने जो है दबाव डालने या जोर डालने की कोशिश नहीं की है। तो इसका मतलब उन्होंने भी अपनी ओर से समझौते का एक रास्ता खुला रखा है। अब वो समझौता क्या होगा? समझौता ये तो हो नहीं सकता कि अजीत पवार लौटकर फिर शरद पवार के साथ चले जाएं। समझौते का एक ही रास्ता है कि शरद पवार इधर आ जाएं। तो क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो उसके बाद क्या होगा? असली सवाल ये है, एकनाथ शिंदे का क्या होगा? अगर एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायक जिनकी सदस्यता खतरे में है, जिनकी अयोग्यता का मामला स्पीकर के सामने है, उसमें अगर फैसला आता है कि शिंदे सहित 15 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तब इस सरकार का स्वरूप क्या होगा? तब इस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा? ये इतने प्रश्न हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसका उत्तर मिलना शुरू होगा, इसकी शुरुआत होगी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके फैसले से। अगर वो 15 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो जाहिर है कि वो लोग कोर्ट जाएंगे, हो सकता है स्टे भी मिल जाए, लेकिन फिर ये समीकरण जो है वो गड़बड़ हो सकता है। होगा कि नहीं पता नहीं,
लेकिन इंतज़ार करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का और शरद पवार के फैसले का। इन दो फैसलों पर टिकी है महाराष्ट्र की राजनीति। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।